नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज हम अपने जिस क्षेत्र में बात करेंगे, जैसा कि शीर्षक आपके सामने लिखा है कि संविधान एक जीवन दस्तावेज। तो हम आज पढ़ेंगे कि संविधान खुद क्या है और इसके साथ ही और वैसे ही हमने जिस समय एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की थी, उस समय हमने बात की थी कि संविधान खुद एक नियमों का दस्तावेज है। और आज हम पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान के संविधान के बारे में विशेष तरीके से कि हिंदुस्तान का संविधान या भारत का संविधान जीवंत कैसे है। जीवंत का मतलब होता है जो महत्व 1949 में था या 1950 में था वो का वो महत्व आज भी है। तो ऐसा क्यों? और इसके साथ हिंदुस्तान का संविधान बनने में लगभग 72 वर्ष हो गए हैं और उसके बाद या लागू होने में 72 वर्ष पूरे हो गए हैं और उसके बावजूद आज तक एक बार भी वापस नया नहीं बना है। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें हम 3-4 देशों के उदाहरण भी लेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से उन देशों में संविधान टूटता गया। तो हम एक तो हम आज देखेंगे कि जीवन दस्तावेज होने का क्या कारण है और एक हम ये भी देखेंगे कि संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं या परिवर्तनीय, दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, याद रखना। और इसके साथ ही एक हम और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, वो कौन-कौन से तरीकों से है या कौन से आर्टिकल में है, उनके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले साथियों, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान की संविधान की प्रारंभिक रूपरेखा देख लेते हैं। तो जैसा कि साथियों हिंदुस्तान का संविधान बनने में समय लगा है, वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं और इसके साथ ही संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ। आंशिक रूप से लागू या संविधान बनकर तैयार हुआ या मैं ये कह सकता हूं अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित हुआ। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू। दो विशेष बातें हैं, एक तो लगा समय कितना है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसके साथ ही दूसरा यह है कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हो गया और पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मैं ये बात 26 जनवरी बताते हुए मुझे एक बात और याद आती है कि हमने 26 जनवरी को इसलिए अपनाया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। उस दिन को याद रखने के लिए हमारे संविधान बनने के बावजूद भी हमने ये इंतजार किया किसका? 26 जनवरी का, कि 26 जनवरी आने तक या जब तक 26 जनवरी आएगी तब तक हम इंतजार करेंगे और 26 जनवरी के दिन को क्या करेंगे? याद करेंगे। अब देखो साथियों, हमारा संविधान बना मतलब लागू हुआ 1950 में और आज चल रहा है 2022। लगभग हमारे संविधान को बने 72 वर्ष हो गए। 72 वर्ष में हमारे देश के संविधान में अभी तक एक भी बार नया नहीं बनाया गया और इसके साथ ही हमने 105 संविधान संशोधन कर लिए। कितने संशोधन साथियों? 105 संविधान संशोधन। इसके साथ ही हम एक और बात करेंगे कि 105 हिंदुस्तान ने संविधान संशोधन कर लिए, तो अमेरिका ने आज तक किए कितने? 27 संशोधन। कितने संशोधन? मैं यहाँ यूएसए के संविधान है, यूएसए के संविधान ने अभी तक 27 संशोधन किए, बल्कि यूएसए का संविधान कब लागू हुआ? वो लागू होता है आपके अप्रैल 1789। अप्रैल 1789 को लागू हुआ संविधान और उसमें कितने संशोधन? 27 संशोधन। और वहीं हमारा देश का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को और कितने संशोधन? 105। ऐसा क्यों? ये बात में समझेंगे। इससे पहले हम और देश के संविधानों के बारे में बात करते हैं, उन देशों का संविधान किस तरीके से लागू हुआ और क्या संविधान लागू स्थायी रूप से रहा या नहीं रहा। इससे पहले मैं एक बात करूं आपसे साथियों, मेरा प्रश्न यह है कि संविधान परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय? परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय? देखिए साथियों, संविधान परिवर्तनीय है। अगर आपको पूछा जाए कि क्या संविधान अपरिवर्तनीय है? नहीं, संविधान अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि संविधान क्या है? परिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय नहीं हो सकता संविधान। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि ज्यों-ज्यों समय बदलता है साथियों, ज्यों-ज्यों संविधान में कुछ नई चीज़ों को जोड़ने की और कुछ प्राचीन चीज़ें जिनकी अब महत्व हट गया है, उनको या तो समाप्त करने की या उसमें संशोधन करने की क्या आती है, हमें आवश्यकता पड़ती है। हम देखते हैं ऐसे ही उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि संविधान अपरिवर्तनीय है या नहीं। इसमें हम 2 देशों का उदाहरण लेंगे, एक ले रहे हैं फ्रांस का और एक लेंगे हम रूस का। फ्रांस साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 और जो ही फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांस के वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, तब तो क्रांति हुई। और क्रांति होने के बाद लोगों ने सोचा था कि भाई हमें क्या चाहिए, कि हमें एक नया संविधान चाहिए। तो फिर उन्होंने संविधान बनाने, क्योंकि उससे पहले अमेरिकी क्रांति हुई और अमेरिका क्रांति भी होने के बाद उन्होंने भी संविधान की गणना की, मतलब संविधान की रचना की। और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति ने भी संविधान बनाया। फ्रांस दुनिया का आज तक 5 बार फ्रांस का संविधान बना है, 5 बार फ्रांस का गणतंत्र संविधान बना है या गणराज्य संविधान बना है। कब बना? देखिए साथियों, पहली बार 1793 में फ्रांस का पहले बार संविधान बनता है। दूसरी बार बनता है वो बनता है आपके 1848 में। तीसरी बार बनता है 1875 में और चौथी बार बनता है ये तीसरी बार, और फिर 1946 में चौथी बार और पांचवी बार बनता है साथियों 1958। अगर आपको पूछ ले कि फ्रांस जैसे देश जो आज शक्ति संपन्न है, जिनके पास वेटो है, वो देश भी 1789 में अपनी क्रांति के बाद लोकतंत्र की भावना के बाद इतने आगे बढ़े हैं, तो उनमें भी क्या हुआ कि 1793 में पहला संविधान संशोधन हुआ, मतलब पहला संविधान बना, फिर दूसरा 1748 में बना, फिर तीसरा 1875, फिर 1946 और फिर 1958। 1958 में फ्रांस का पांचवा गणतंत्र स्थापित हुआ और उसी के जरिए फ्रांस में अभी भी सरकार चल रही है। आपने देखा होगा कि 1793 की बात करूं मैं, 1793 के बाद फ्रांस में वापस आतंक का राज आ जाता है एक बार, और 1804 तक आते आते नेपोलियन संहिता लागू हो जाती है और नेपोलियन सम्राट बन जाता है। वाटरलू की लड़ाई होती है 1815 में और जिनमें नेपोलियन की क्या हो जाती है, हार। हम उन बातों की चर्चा तो नहीं कर रहे साथियों, लेकिन हम इतनी चर्चा जरूर कर रहे हैं कि फ्रांस जैसे देशों में कितनी बार संविधान बन गया नया, 5 बार स्वतंत्रता के बाद या संविधान लागू होने के बाद। अगर मैं और बात करूं, मैं रूस की बात करूं या सोवियत की बात करूं, सोवियत संघ की, सोवियत संघ कह दो या सोवियत गणराज्य कह दो, सोवियत गणराज्य का पहला संविधान बनता है वो बनता है 1918 में साथियों। आपको पता होगा व्लादिमीर लेनिन की सरकार आती है और साम्यवादी पार्टी का गठन किया जाता है और वही पार्टी 1918 में क्या बनाती है, एक व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में सोवियत गणराज्य का पहला संविधान बनता है। फिर इसके बाद एक स्टालिन आते हैं, सोवियत के ही नेता है, वो आते हैं 1924 में और 1924 में नया संविधान बनता है। फिर 1936 में और संविधान बनाया जाता है, फिर तीसरी बार बनाया जाता है, फिर चौथी बार बनाया जाता है साथियों 1977 में, और लास्ट में बनाया जाता है वो बनाया जाता है 1993 में। 91 में बनाया जाता है, मतलब बनना शुरू होता है और 93 में लागू कर दिया जाता है। अब देखिए, अगर मैं इसे अलग करूं साथियों तो ये मान लेते हैं ये रूस का है, लेकिन सोवियत गणराज्य की बात करें तो सोवियत गणराज्य भी कितनी बार, अगर 4-4 बार संविधान बना चुका था। 1918 में इसने पहली बार बनाया, 1924 में इसने दूसरी बार बनाया, 1936 में इन्होंने तीसरी बार बनाया और 1977 में इन्होंने चौथी बार, किसने, सोवियत गणराज्य ने 4 बार। और जिस समय 1991 में लगातार 70 वर्षों का जिस पार्टी का राज था रूस में या सोवियत संघ में, साम्यवादी पार्टी, उस पार्टी के समाप्त होने के बाद सोवियत संघ गणराज्य टूट गया, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई और रूस सोवियत गणराज्य का उत्तराधिकारी बनता है और 1993 में एक नया संविधान बनता है और वो नया संविधान ही क्या होता है, उसके तहत ही आज रूस में क्या चल रही है, सरकारें चल रही है। अब एक हमने रूस का पढ़ा, इसके साथ ही हमने एक फ्रांस का पढ़ा। अब साथियों हम बात करेंगे कि क्या कारण रहा कि फ्रांस और रूस जैसे देशों में संविधान बनने के बाद लगातार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार, 4-4, 5-5 बार टूट गए, लेकिन हिंदुस्तान में एक बार भी नहीं टूटा। हाँ, कभी-कभार हमारे मन में आता है कि या ये अगर ये भी प्रश्न हमारे मन में आता है कि हिंदुस्तान का संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब क्या टूटे? तो उस समय हमें कल्पना करनी चाहिए कि सोवियत गणराज्य का संविधान भी तो 1918 से ही तो बना है, हमारे से लगभग या तो 20 या 30 साल पहले बना है।
और उसके बावजूद भी ये 5-6 बार टूट गया। अगर ये माने कि 1950 के बाद तो नहीं टूटा, तो ये हमारा 1950 तो यहाँ तो 1950 के बाद भी टूट रहा है। 1936 में लागू किया गया, 1977 में टूट गया, और 1977 में जो लागू किया वो 1993 में आते-आते टूट गया, और 1993 में नया लागू हो गया। तो यहाँ साथियों अब हम एक बात करेंगे, और वो बात ये करेंगे कि हमारा संविधान आज भी जीवंत क्यों है, टूटा क्यों नहीं, इसका कारण, और जो इसका टूटने का नहीं टूटने का कारण है वही एक भारतीय संविधान जीवन दस्तावेज क्यों है, इसका उत्तर आएगा। देखिए, हम बात कर सकते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। क्यों क्यों है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि संविधान निर्माताओं की दुर्दशा, संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि। पहली चीज तो है संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि, मैं यहां लिख देता हूं। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो दूसरी चीज क्या आएगी साथियों? दूसरी वस्तु है भविष्य को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। और तीसरी समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार संशोधन की शक्ति, समय की मांग के अनुसार क्या? संशोधन की शक्ति। और संशोधन की शक्ति में कैसा रूप? लचीला। ये भी महत्वपूर्ण है, संशोधन की शक्ति में भी कैसा रूप? लचीला रूप। तो हम साथियों, यह हमारा पहला प्रश्न था, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं? नहीं, संविधान कभी अपरिवर्तनीय नहीं होते हैं। संविधान क्या होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। अब इससे पहले संविधान क्या है? संविधान एक नियमों का समूह है, नियमों का दस्तावेज है। हर एक देश को संविधान की आवश्यकता होती है। अब मैं एक छोटी सी बात करूं साथियों, संविधान परिवर्तनीय है, इसका कारण क्या? क्योंकि संविधान समाज को ठीक तरीके से चलाने के नियम है, और ये नियम कौन बनाता है? मानव खुद बनाता है। तो जिस समय मानव को लगता है कि इसमें परिवर्तन करना है, उस समय मानव उसमें परिवर्तन कर सकता है। समाज को उचित पथ प्रदर्शक का काम कौन करता है? संविधान करता है। और ये संविधान है क्या? एक नियम है, एक तरीके हैं, नियमों का समूह है, कानूनों का दस्तावेज है ये संविधान। अगली बात, हमने बात ये की थी कि हमारे संविधान को बनने में कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को हमारा आंशिक रूप से हमारा संविधान लागू हो गया, और इसके साथ ही हमने क्या पढ़ा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? पूर्ण रूप से लागू हो गया। उसके बाद हमने ये अंतर पढ़ा कि सोवियत संघ है और इसके साथ ही फ्रांस है, उसमें संविधान 4-4 5-5 बार बने और टूटते गए, बनते गए, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बने। मतलब बार बार नहीं बने। इस नहीं बनने का कारण क्या? वो नहीं बनने के कारण ही संविधान के एक जीवन दस्तावेज होने के क्या है, मतलब तत्व है। और वो कौन कौन से? पहले संविधान निर्माताओं की क्या थी? दूरदृष्टि थी। दूसरा, भविष्य को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। इसलिए हमें संविधान निर्माताओं का लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि विकसित देश भी या विकसित देशों का भी संविधान इस तरीके से टूट जाता है और हिंदुस्तान का संविधान नहीं टूटता है। इसका मतलब हमारे संविधान निर्माताओं में वो बहुत सारी चीजें थी जो बाकी वालों में नहीं थी। एक और हम बात करेंगे साथियों, अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान का संविधान एक देश से नहीं, लगभग दुनिया के 60 से अधिक देशों से अच्छी चीजों को ग्रहण किया, और उन चीजों को क्या किया गया? लिखा गया, और उसके बाद इस संविधान को निर्मित किया गया, बनाया गया। मैं एक ऐसा कह दूं कि भारतीय संविधान एक ऐसा बगीचा है, भारतीय संविधान एक ऐसा बगीचा है, उस बगीचे में उगने वाले फूल, यानी कि फूल के जो पौधे हैं, वो पौधे पूरे विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लाकर बोए गए हैं,
और पूरे विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भी वो पौधे उठाए गए या वो फूल उठाए गए जो सबसे ज्यादा खुशबूदार थे। मतलब मैं आज ही सुन रहा था कि कोई विद्यार्थी बोल रहे थे कि फूल चाहे कितना भी बड़ा हो, ये महत्व का नहीं है, लेकिन महत्व तब होता है कि उसकी खुशबू कैसी है। तो इसका मतलब है कि हमारा संविधान चाहे कैसा भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो और कहां से लिया गया हो, ये महत्व नहीं रखता। कितने देशों के संविधान से लिया गया हो, ये महत्व नहीं रखता, लेकिन महत्व ये रखता है कि हमने लिया क्या है, उसका महत्व कितना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए हम सौभाग्यशाली है कि हमारे संविधान निर्माता इतने भविष्य दृष्टा थे कि उन्होंने भावी यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं से पहले ही अनुमान लगा लिया था आगे यह होगा, ये होगा। और फिर तीसरी बात है, समय की मांग के अनुसार संशोधन की भी बात रखी कि अगर ज्यों-ज्यों समय परिवर्तन होगा और आने वाली पीढ़ियों को लगेगा कि हमें संविधान में संशोधन करना है, तो वे संविधान में संशोधन कर देगी। ऐसे नियमों को हटा देगी जो उस समय उपयुक्त नहीं है और ऐसे नए नियमों को जोड़ देगी जो उस समय उपयुक्त है। और इसके साथ ही वे नियम जिसमें परिवर्तन करने की बात है या परिवर्तन करने का समय है, तो उन नियमों में भी परिवर्तन करने की शक्ति भी संशोधन के पास है। और या मतलब संशोधन के जरिए किसके पास है? संसद के पास है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं 105 संविधान संशोधन हिंदुस्तान में आज तक हो चुके हैं। मतलब मैं बात करूं आज की डेट लेने वाली, कोई दिक्कत नहीं है कि 2022 तक या दिसंबर 2022 तक या आज की तारीख लें 20 दिसंबर 2022 तक हिंदुस्तान के संविधान में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। वहीं अमेरिका के संविधान में कितने संशोधन हुए? 27 संशोधन। ऐसा क्यों? तो ऐसा होने का भी कारण है। क्या कारण है साथियों? अब हम उन कारणों के बारे में भी पता करेंगे। अगर साथियों मैं बात करूं कि हमारा संविधान लगभग इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की धुरी है या बीच का रूप है या मध्य का रूप है। अब कैसे है मध्य का रूप? तो हिंदुस्तान का संविधान है वो लचीला और कठोर दोनों है, वहीं अमेरिका का संविधान है वो आपके कठोर है। और अपना सोवियत मतलब मैं बात करूं, ये अमेरिकी संविधान, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशनल, और एक है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, और एक है अपना इंग्लैंड का या ब्रिटेन का संविधान, इंग्लैंड का संविधान। अगर मैं बात करूं कि दुनिया का अगर पहली बार किसी देश ने संविधान की बात की तो इंग्लैंड है, लेकिन अगर दुनिया का पहला वो देश जिसने लिखित संविधान बनाया वो कौन है? अमेरिका है। तो दुनिया का सबसे विशालतम या सर्वोच्च या सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? वो है भारत है। कौन से देश का है? भारत का। अमेरिका का संविधान में प्रावधान है कठोर, ठीक है, और इंग्लैंड का संविधान है लचीला। कैसा है? लचीला। और भारत का संविधान है कठोर व लचीला, कठोर व लचीला। कैसे? सुनिएगा, अमेरिका का संविधान कठोर है, मतलब क्या? संशोधन संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल है, प्रक्रिया जटिल है। जटिल का मतलब कठिन है, ठीक है। जिस देश के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या हो, जटिल या कठिन हो, वो संविधान कैसा? कठोर। और जिसमें यहां संशोधन करने की प्रक्रिया कैसी है? लचीली। संशोधन करने की प्रक्रिया लचीली है, और यहां संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है? संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर व लचीली दोनों है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि एक और ऐसा संविधान जो कठोर है, दूसरी ओर ऐसा संविधान जो लचीला है। हमने इन दोनों के मिश्रण की बात की है, इसलिए हमने कठोर और लचीले दोनों प्रावधानों को अपनाया है। हमने दोनों ऐसे प्रावधानों को क्यों अपनाया? इसमें हम बात करें साथियों 1947 के विभाजन की त्रासदी, और वो विभाजन की त्रासदी जिस समय आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में एक किसी शोधकर्ता के द्वारा 1993 में जो मतलब मुझे याद आ रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी है जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहां एक हिंदुस्तान का शोधकर्ता और जो बात बताने वाले थे, त्रसदी की बातें बताने वाले थे, वे लोग पाकिस्तानी लोग। उसमें 3 घटनाओं का जिक्र किया गया, जिनमें से मैं एक घटना का जिक्र करूं तो हमें पता चल जाएगा कि विभाजन की त्रासदी कैसे थी। एक लातिफ नाम करके मतलब कॉलेज का कोई कर्मचारी होता है, और वो क्या करता है, कुछ शोधकर्ता के इतने काम है सारे फटाफट कर लेता है। तो एक दिन शोधकर्ता प्रश्न होकर पूछ ही लेता है कि भाई आप मुस्लिम होने के बावजूद भी आप मेरा इतना काम, मेरे कामों में क्यों रुचि दिखाते हो? तो उस समय उसके नमाज पढ़ने का वक्त हो जाता है और वो रुक जाता है कि मैं आपके प्रश्न का जवाब तो दूंगा, लेकिन कुछ समय बाद पहले नमाज पढ़ के आता हूँ। ज्यों ही वो लातिफ नमाज पढ़ के वापस आता है और आते ही कहता है, हाँ ठीक है, कि आपने जो बात पूछी थी कि मैं आपका काम क्यों करता हूँ, तो उसने एक कारण बताया। उसने कारण बताया था कि मेरे पिताजी और मेरा परिवार था, वो रहता था जम्मू कश्मीर। 1947 के विभाजन की त्रासदी की बात कर रहा हूँ साथियों मैं, ये मैं मेरी ओर से कोई बात नहीं। तो साथियों वो लतीफ है, वो अपना काम करके वापस, मतलब नमाज पढ़ के वापस आता है और बात करता है कि चलो ठीक है, अब मैं आपके प्रश्न के उत्तर का जवाब देता हूँ। तो वो कहता है कि हम, हमारा परिवार है वो जम्मू कश्मीर में रहता है, जम्मू में रहता है, रहता था, मतलब 1947 में रहता था। और उसके बाद उसने बताया कि पूरे परिवार में हिंदू लोगों के द्वारा सभी मुसलमानों को मार दिया गया, और उसमें बाद में बताता है कि पूरे गांव में केवल और केवल मेरे अकेले पिताजी बचते हैं, वो जिंदा रहते हैं। जिस समय मेरे पिताजी को ये बात पता चलती है कि ऐसे भी लोग हैं जो संपूर्ण मुसलमानों को, वहां के हिंदू उग्रपंथी या कट्टरवादियों ने क्या कर दिया है, मुस्लिमों को मार दिया है। तो उस समय वो किसी एक बुढ़िया हिंदू महिला है, माई है, कोई बूढ़ी माता है, वो उसे कहते हैं कि, उसके पिताजी कहते हैं लातिफ के कि माई क्या बचा सकते हो मुझे, अपने घर में शरण दे सकते हो क्या? तो उस समय माई कहती है कि देख बेटा, शरण तो नहीं दे सकती घर में, लेकिन मैं जैसा कह रही वैसा अगर तू करता है तुझे बचा जरूर सकती हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है माई, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, स्वीकार है। माई क्या शर्त कहती है? माई कहती है तू मेरे साथ चल, जहाँ मुसलमानों की लाशें पड़ी है, ढेर पड़े हैं मृत्यु के, मतलब मारने के बाद शव पड़े हैं, उस शव के नीचे मैं रात रात क्या करूंगी, तुझे शव के नीचे दफना दूंगी, और तू शव के नीचे पड़े रहना रात रात, और फिर सुबह उगते ही तू क्या कर देना, सीमा को पार करते हुए हिंदुस्तान की सीमा को छोड़कर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर लेना। ऐसी करके 3 कहानियां, जिसमें ये कहानियां मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूं। अगर आपको पढ़ने में रुचि है इन कहानियों के बारे में तो आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, कक्षा 12वीं की हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है विभाजन की त्रासदी में। और फिर वो कहते हैं कि वो भाई जाता है और माँ साथ में, वो माई होती है बूढ़ी हिंदू महिला, वो जाती है और उसे वो सो जाता है, उसके ऊपर उन लाशों को दफना दिया जाता है। लेकिन उसी समय वो, कुछ समय बाद हिंदू कट्टरपंथी आते हैं और देखते हैं वहां पे कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में घड़ी बंधी हुई है। तो 2-3 आते हैं, एक व्यक्ति, ऐसा बताया गया उसमें कि एक व्यक्ति धमाक से अपने बंदूक से उसके हाथ पर, मतलब जो हाथ है, अंगुलियां हैं, उनके ऊपर दे मारता है। और उस समय वो घटना बताते हैं, लातिफ कहता है कि मेरे पिताजी हमें बता रहे थे कि जब तक वे मेरे पास खड़े रहे थे, या मेरे हाथ की घड़ी थी, वो उनको लग रहा था कि ये छीन लें या वो कर लें। उसी समय कुछ लोगों ने तो कहा, उसी समय उनके साथ आए लोगों ने कहा, यहाँ तो केवल घड़ी है, बाकी और बहुत सारे लोग होंगे कहीं और। तो ये कहते हुए उसने कहा, खैर भगवान ने मेरा साथ दिया और मुझे बचा लिया। और ज्यों ही सवेरा हुआ तो वो भागकर चला जाता है। और उसके बाद लातिफ शोधकर्ता को कहते हैं कि आप हिंदू है, तो शोधकर्ता कहता है कि मैं हिंदू तो नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि मुझे आप हिंदू ही लग रहे हैं। आप सिख भले ही हो, लेकिन हो हिंदुस्तान के, इसलिए मुझे लग रहा है कि हिंदू है। और उस हिंदू माई ने मेरे पिताजी को बचाकर फर्ज अदा किया था, इसलिए मैं उस फर्ज का क्या कर रहा हूँ, ऋण चुका रहा हूँ। तो ऐसी घटनाएं जिस समय हम पढ़ते हैं साथियों,
ये दोनों तरफ हुई थी, हिंदुओं को भी खूब मारा गया, सिखों को भी खूब मारा गया और वापस मुसलमानों को भी खूब मारा गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। विभाजन की त्रासदी में हम पढ़ते हैं कि करोड़ों लोग मारे गए। हम ये भी पढ़ते हैं कि 12th की एनसीईआरटी पॉलिटी ये भी बताती है कि लगभग 80 से 90 लाख लोग मारे गए थे। मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे। माफ कीजिए, 8 से 9 लाख लोग मारे गए थे, ये बताया गया है। और इसके साथ ही वो ये भी बताती है कि 80 से 90 लाख लोग बेघर हो गए थे। करोड़ों लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे। जिस समय ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में आती है तब दिक्कत होती है। तो भारतीय संविधान जिस समय बन रहा था उस समय संविधान वेताओं ने सोचा कि हम ऐसा करें, कुछ ऐसे नियम बनाएं जो लचीले हो, जिससे कि संशोधन आसानी से कर लें, और कुछ ऐसे नियम बनाएं जो कि कठोर हो, और इसके साथ ही संघीय शासन प्रणाली को क्या रखें, मजबूत रखें। ये मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जिस समय संघीय प्रणाली पढ़ रहे थे उस समय हमने जिक्र कर लिया था साथियों की संघीय प्रणाली क्या है और संघीय प्रणाली की हमें क्यों आवश्यकता हुई। तो अब हमारी ओर से ये दोनों चीज, जैसे कठोर हमने समझ लिया, उधर लचीला, इन दोनों का मध्यमतम रूप है भारत में कठोर व लचीला। कि भारत में कुछ ऐसे संविधान में संशोधन के कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको संशोधन करने में कठिनता उत्पन्न होती है, तो वो तो है कठोर। और जहां लचीलापन मतलब सरलता से संविधान संशोधन कर दिया जाता है वो है लचीलापन। अब देखिए साथियों, एक और चीज है हिंदुस्तान में संविधान संशोधन। मैं हिंदुस्तान से पहले, अगर हिंदुस्तान में संविधान संशोधन अमूमन आर्टिकल 368 में लिखे गए हैं, अनुच्छेद 368। और अनुच्छेद 368 के भी दो भाग हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 368 ए कह सकते हैं, मैं यहाँ ए लिख देता हूँ, 368 बी लिख सकता हूँ और 368 सी लिख सकता हूं। 368 ए है, 368 ए के तहत जो संविधान संशोधन हो रहे हैं वो संविधान संशोधन गणना में, कहने का मतलब है कि ये संविधान में लिखित नहीं है, ये इनके प्रावधान। बाकी ये 368 बी और 368 सी है, ये हमारे लिए विशेष है। इसमें 368 बी में विशेष बहुमत है। याद रखना साथियों, विशेष बहुमत क्या है, मैं अभी विशेष बहुमत का आपको उदाहरण देकर भी समझाऊंगा। और एक है आपके 368 सी में विशेष बहुमत, मैं यहां लिख ही देता हूं, विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्य, आधे राज्यों से सहमति। एक लिखा है विशेष बहुमत और एक लिखा है विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों से सहमति, ये भी याद रखना। आधे से अधिक राज्य भी नहीं लिखे हैं, कम से कम आधे राज्यों की सहमति होनी जरूरी है। किसमें, संविधान संशोधन में। 368 में केवल विशेष बहुमत और 368 सी में क्या लिखा है कि विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों की क्या हो, सहमति हो। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के जरिए जो संविधान संशोधन होते हैं वो संविधान संशोधन 368 एक में जो ए में लिखा हुआ है वो गणना में नहीं आते। क्यों नहीं आते, इनके संदर्भ में साथियों हम अभी बात करेंगे। मैं कल्पना कर रहा हूं कि आपको ये तो इतना समझ में आ गया होगा कि हमारा देश का संविधान कठोर और लचीला क्यों है। और इसके साथ ही हमारे देश में विशेष बहुमत में एक प्रावधान किया गया और वो प्रावधान ये है कि 2/3 उपस्थित सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। वहीं अमेरिका जैसे देशों में, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी 2/3 है लेकिन है कठोर। और इसके साथ ही हम और बात करें, रूस की बात करें या दक्षिण अफ्रीका की बात करें, वहां 3/4 अगर है बहुमत होना जरूरी है। और इसके साथ ही स्विट्जरलैंड जैसे देशों में तो, या स्विट्जरलैंड देशों में तो क्या होता है, जनता के पास ये अधिकार है कि वो संविधान संशोधन में अपनी भूमिका निभाए। वहीं रूस जैसे देशों में भी संविधान संशोधन के पहले प्रारूप को पेश करने की मतलब छूट है जनता। तो हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकदम साफ या प्रत्यक्ष उदाहरण देखें तो वो स्विट्जरलैंड की ओर देख सकते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान में पंचायती राज स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अगर कोई हमें उदाहरण देखना है तो वो ग्राम सभा है, वैसा का वैसा अगर देशों में देखना है तो स्विट्जरलैंड है। अब साथियों है विशेष बहुमत। देखो विशेष बहुमत क्या है, विशेष बहुमत उन्हें कहते हैं
इसमें संसद के कुल, संसद लिखो या कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों का बहुमत तथा कम से कम आधे सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब देखिए, हमारे देश के संविधान में अगर मैं संसद की बात करके यहाँ एक अगर सदन लिखूं, ठीक है, अगर मैं सदन भी लिखूं तो भी यहाँ एक सदन मान लिया जाएगा। और सदन की बात करें तो सदन मान लो लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सदस्यीय संख्या कितनी है साथियों? 550। लेकिन हम बात करें कि वर्तमान में 545 लोकसभा के सदस्य, मान लीजिए 545 है, कार्यरत है अभी 545, ठीक है, ये मान रहे हैं हम 545। ये पूछ रहा है कम से कम आधे, तो 545 के आधे कितने होंगे? लमसम 273। तो इसका कहने का मतलब है किसी भी संविधान संशोधन को पास करने के लिए या बिल के ऊपर मतदान करवाने के लिए उसके पक्ष में 273 तो पहले होने चाहिए। मतलब मान लो 300 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 300 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब है कि आधे सदस्य तो उपस्थित है कम से कम, और 300 में से 273 का तो बहुमत होना जरूरी है। और इसके साथ ही फिर इन 300 में जो उपस्थित है उनमें से मतदान करने वाले और उपस्थित सदस्यों का क्या होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए। एक बार वापस देख लेते हैं साथियों कि कुल 545 सदस्य, 545 सदस्यों के आधे होते हैं 273। ये 273 सदस्य उसके पक्ष में होने चाहिए। और उसके बाद मान लो कि संसद में कितने उपस्थित है, या उस समय सदन में कितने उपस्थित है, तो सदन में कितने उपस्थित है कि 300 उपस्थित है। 300 में से जिस समय उसमें 273 सदस्य उसके पक्ष में है, तो फिर क्या होगा? उनके पक्ष में बात आएगी या निर्णय आएगा। और अगर मान लो वही सदन में लगभग 450 या मान लेते हैं 420 सदस्य उपस्थित है, तो 420 सदस्यों का क्या करना पड़ेगा? 2/3। 420 सदस्यों में से 2/3 जितने सदस्य होते हैं, अगर उतने सदस्यों के द्वारा किसी भी बिल को मंजूरी दी जाती है तो वो बिल क्या होता है? पास होता है। और उसके बाद वो बिल कहां जाता है? राज्यसभा में, अगले सदन में जाता है। ठीक है, अगर हम सदन लिखेंगे तो इसमें हटा दें, ठीक है, सदन के कुल सदस्यों की संख्या, और एक सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है, ठीक है, और दूसरे सदन में भी यही प्रोसेस रहता है। लेकिन याद रखना, जितने भी संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन संविधान संशोधन विधेयकों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब देखिए, प्रावधान नहीं है, नया नाम आया है हमारे सामने, संयुक्त बैठक। और अभी हाफ ईयरली में प्रश्न भी पूछा गया था 11th की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान में कि संयुक्त बैठक क्या है। संयुक्त बैठक है जब किसी विधेयक को, जो संविधान संशोधन विधेयक नहीं हो, एक सदन पास कर लेता है और दूसरा सदन पास नहीं करता है, तो उस समय की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और उसके माध्यम से, उनके बाद बहुमत के माध्यम से क्या कर लिया जाता है? उस विधेयक को पास कर लिया जाता है, वो होती है संयुक्त बैठक। लेकिन संयुक्त बैठक हमेशा याद रखना, जो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और इसके साथ ही संविधान संशोधन विधेयकों को, या मैं ये सीधे कह सकता हूं, इन विधेयकों को
राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। और इसके साथ ही कि संविधान संशोधन विधेयकों को राज्यसभा में भी पारित होना पड़ता है। देखो तो एक बात है, संविधान संशोधन विधेयकों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जिसमें संविधान संशोधन करना है उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इनके साथ ही जो विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है उनको राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। अर्थात इसका मतलब हम समझ सकते हैं या हम ये जान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जो संविधान संशोधन विधेयक है उस संविधान संशोधन विधेयकों को दोनों सदन जिस समय पारित करेंगे और पारित करने के बाद राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा पाएगा और उसके बाद वो संविधान संशोधन मान लिया जाएगा। ऐसे संविधान संशोधन आज तक कितने हो गए साथियों? 105 हो गए। हम अपने अगले एपिसोड में पढ़ेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और उनमें क्या किया गया था। लेकिन इससे पहले हम एक बात और पढ़ते हैं साथियों। एक ये तो है संविधान संशोधन वाला, ठीक है, कि भाई विशेष प्रावधान। और दूसरा हम बात करेंगे कि इसका जो सी पढ़ा 368 सी में, तो विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्य। तो इसमें भी कुछ नहीं है कि कम से कम आधे राज्यों का मतलब होता है कि जैसे देश में कितने हैं, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में से 14 राज्यों की विधानसभा द्वारा भी अनुमोदन होना चाहिए। 14 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन। ऐसा नहीं लिखा गया है कि 14 राज्यों की विधानसभाएं होनी चाहिए अनुमोदन के लिए, लेकिन ये लिखा गया है कि कम से कम आधे राज्य, कम से कम आधे राज्य, कम से कम आधे। तो वर्तमान में कितने हैं? 28। 28 राज्य, तो 28 के आधे कितने हुए? 14। अगर मान लो आज विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों के माध्यम से अगर कोई संधि मतलब संविधान संशोधन करना है, तो उस संविधान संशोधन अगर कोई करेगा तो सरकार करती है, तो 28 राज्यों में से 14 राज्यों की सरकारों को क्या करना पड़ेगा? उनके ऊपर अनुमोदन करना पड़ेगा, मतलब स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो क्या होगा? संविधान संशोधन मान्य होगा या संविधान संशोधन माना जाएगा या लागू होगा। अब देखिए साथियों, तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जिन प्रावधानों में ये बातें की गई है कि कौन से में विशेष बहुमत होगा और कौन से विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का अनुमोदन होगा। तो मैं एक और तो लिख दूं विशेष बहुमत और एक और लिख दूं राज्यों का अनुमोदन, राज्यों का अनुमोदन। देखो, कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना है, अगर कार्यपालिका शक्ति में या शक्ति का विस्तार करने पर, ठीक है। दूसरी बात लिखी है साथियों, या और बात कर सकते हैं हम, 7वीं अनुसूची में संशोधन करना हो, संशोधन करना हो, ये भी है विस्तार, कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना हो या कम करना हो। इसके साथ ही 7वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? वही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसके साथ ही एक बात और करें तो स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो, अनुच्छेद 368 में संशोधन करना, संशोधन करना हो आदि, ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। इन सभी प्रावधानों में क्या है, अगर ये केंद्र में कार्यपालिका शक्ति का मतलब बढ़ावा है, वहीं अगर राज्य में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति को बढ़ावा देना है, तो पर उसके ऊपर भी राज्यों का क्या होगा? अनुमोदन होगा। अब विशेष बहुमत में देखिए, अगर सीमा मतलब राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य की सीमा या सीमा, नाम
आदि में परिवर्तन करना हो, ठीक है। नागरिकता कानूनों या नागरिकता के अनुच्छेदों में संशोधन करना हो, अनुच्छेदों में संशोधन करना हो आदि। ऐसे हो सकता है मौलिक कर्तव्यों को कोई जोड़ना हो या घटाना हो, कम ज्यादा करना हो, तो ये इसमें इन सभी में क्या है, विशेष बहुमत का ही क्या होगा, प्रयोग होगा। मतलब कम से कम आधे राज्यों की स्थिति नहीं होगी। अब साथियों हम कभी बात करते हैं कि अभी 2019 में, मतलब 31 अक्टूबर 2019 की बात कर ले हम, एक जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, या फिर दिल्ली मतलब राज्य है या राजधानी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम आया था। इन अधिनियमों के तहत हमने संविधान संशोधन की गणना नहीं की थी, जैसे कि 105 हो गए। अगर इन संविधान संशोधनों की बात करते, अगर ये सारे के सारे संविधान संशोधन होते तो इसका मतलब तो बहुत सारे हो जाते, लेकिन इनकी गणना नहीं की जाती। क्यों और कौन कौन से है उनकी गणना नहीं की जाती। इससे पहले हमें थोड़ा अनुच्छेद 2 पढ़ना होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि विदेशी या बाहरी राज्यों को हिंदुस्तान में या भारत में मिलाना हो, और अनुच्छेद मिलाने की बात करता है, और अनुच्छेद 3 किसकी बात करता है, राज्य के नाम सीमा पुनर्गठन या नवीनतम राज्य नाम, सीमा या पुनर्गठन, इनमें तो परिवर्तन, या नवीनतम राज्य या फिर पुनर्गठन में परिवर्तन। तो अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, या किसी राज्य का पुनर्गठन करना है, तो या फिर कोई विदेशी बाहरी कोई राज्य है वो भारत में मिलाना है, तो ऐसा काम जिस समय होगा उसमें क्या नहीं होगा कि संविधान संशोधनों की गणना नहीं होगी, क्योंकि ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किया जाता है। ये सभी काम किसके पूर्व अनुमति से किए जाते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और उनके बाद आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, मतलब अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किए गए कार्यों को संविधान संशोधनों की गणना में नहीं सम्मिलित किया जाएगा। अब देखिए साथियों, तो ये सामान्य बहुमत से क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो ये है सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन। तो हमने तीनों पढ़ लिए 368 के। 368 ए में लिखा है सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन, बी में लिखा विशेष प्रावधान, या जो विशेष प्रावधान कौन से, या विशेष बहुमत, और सी में विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्य। एक विशेष तरीके से याद रखना साथियों, 1 2 3 4 आ गए हैं तो एक भी याद करने में क्या दिक्कत है। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, और वो कैसा संघ, यूनियन होगा। और इसके साथ ही भारत राज्यों का संघ तो होगा, लेकिन भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, वो अनुसूची 1 में जितने लिखे गए हैं उतने होंगे। अब इसके साथ ही एक और बात याद रखना साथियों, हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 2 के तहत अगर किसी भी बाहरी राज्य को हिंदुस्तान में मिलाते हैं तो संविधान संशोधन की गणना नहीं आएगी। लेकिन हमने सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया था, अगर आपको याद हो तो साथियों, किसको, सिक्किम को हिंदुस्तान का 22वां या 21वां, मेरे ख्याल से 22वां कोई ऐसा राज्य की मतलब क्रम दिया था, कि जिस समय सिक्किम को हिंदुस्तान का राज्य बनाया था उस समय हमने 35वां व 36वां संविधान संशोधन किया। 36वां संविधान संशोधन किया, संविधान संशोधन किया। क्यों,
भाई हमें क्यों संविधान संशोधन करना पड़ा 36वां और 37वां? क्योंकि आर्टिकल 4 में लिखा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के जरिए जो भी संविधान संशोधन है वो गणना में नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 35वां और 36वां क्यों गणना में आया? तो ये क्या हो गया? तो ये साथियों ये इसलिए आया क्योंकि हमने सिक्किम को पहले संरक्षित राज्य का दर्जा दिया। आर्टिकल 35 नहीं जिस समय संविधान संशोधन हुआ 1975 में, ये 1975 की बात है। 1975 में 35वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन। इसके तहत आर्टिकल 2 में 2A जोड़ा गया और 2A के तहत क्या किया गया? इस सिक्किम राज्य को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। और फिर अगले ही वर्ष लगातार 36वां संविधान संशोधन हुआ, वापस 2A को क्या किया गया? समाप्त किया गया और संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए सामान्य राज्य घोषित कर दिया गया। चलिए साथियों, आज इतना ही। बहुत ही जल्द हम अपना अगला एपिसोड लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।